नमस्कार, डीडी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ऋतु वर्मा। खबरों को विस्तार से देखें उससे पहले नजर डालेंगे अभी तक की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल में विजिंगम डीप वाटर पोर्ट का किया उद्घाटन। भारत के तटीय क्षेत्र को विकसित भारत के ग्रोथ का बताया अहम सेंटर। कहा, इससे वैश्विक व्यापार में भारत की स्थिति और होगी मजबूत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ ही देर में आंध्र प्रदेश को 58,000 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का देंगे उपहार। राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के साथ रेल और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की रखेंगे आधारशिला। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर जांच अधिकारियों के साथ एनआईए डीजे की समीक्षा बैठक। अटारी बॉर्डर पर भारत की ओर से पाकिस्तानी नागरिकों के इमिग्रेशन की प्रक्रिया शुरू। पाकिस्तान ने कल नहीं खोला था अपना गेट। और वेव्स में भारत ने की पहली बार ग्लोबल मीडिया डायलॉग की मेजबानी। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने भविष्य में एआई की संभावनाओं पर दिया जोर। सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, यह मंच कंटेंट क्रिएटर्स को दे रहा बड़ा मौका। और दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत के कई हिस्सों में झमाझम बारिश से गिरा तापमान। कई उड़ानें बाधित। सीएम रेखा गुप्ता ने जलभराव वाले इलाकों का किया निरीक्षण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ ही देर में आंध्र प्रदेश के अमरावती में हजारों करोड़ की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। पीएम के दौरे को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह है। शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई विकास परियोजनाओं का उपहार लिए आंध्र प्रदेश जाएंगे। पीएम अमरावती में 58,000 करोड़ रुपए से अधिक की बड़ी विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। पीएम आंध्र प्रदेश में 7 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे, जिनसे न केवल यात्रा आसान होगी बल्कि आर्थिक विकास और रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। साथ ही तिरुपति और श्रीकालहस्ती जैसे पवित्र धार्मिक स्थलों तक पहुंचने में सुविधा होगी। पीएम रेलवे से जुड़ी जिन परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित करेंगे, उनमें रेल लाइन का दोहरीकरण, कनेक्टिविटी बढ़ाना और नई रेल लाइन का निर्माण शामिल है। पीएम 6 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं और एक रेल परियोजना के साथ साथ कई बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। इन पर 11,240 करोड़ रुपए से अधिक की लागत आएगी। The Amaravati capital city, it was started long back, but then it was stopped in between. So now again we are doing a Puna Prarambh, which is basically a restart. So that is one category of works for which Honorable PM is laying the foundation stone. The second category is about 10 to 15 Government of India works, which are either foundation or inauguration or dedication to the nation. प्रधानमंत्री आंध्र प्रदेश के नागिया लंका में करीब 1,460 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले मिसाइल परीक्षण रेंज की आधारशिला भी रखेंगे। साथ ही पीएम विशाखापत्तनम के मधुरवाड़ा में पीएम एकता मॉल की आधारशिला रखेंगे। आंध्र प्रदेश के अमरावती शहर को देवताओं के निवास स्थान के रूप में जाना जाता है। कृष्णा नदी के तट पर बसा ये शहर प्रधानमंत्री के आगमन के लिए बिल्कुल तैयार है। कैमरामैन मुकेश के साथ धीरज कुमार, डीडी न्यूज, अमरावती। और एक बड़ा अपडेट आ रहा है। नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी को बड़ा झटका लगा है। ईडी की चार्जशीट पर कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी को ईडी की तरफ से बड़ा झटका। ईडी की चार्जशीट पर कोर्ट ने नोटिस जारी किया है और इस मामले में सैम पित्रोदा और अन्य कांग्रेस नेताओं को भी नोटिस जारी हुआ है। तो एक तरह से कांग्रेस के बड़े नेताओं के लिए बड़ा झटका आया है। नेशनल हेराल्ड केस मामले में ईडी की चार्जशीट पर कोर्ट ने राहुल गांधी, सोनिया गांधी, साथ ही सैम पित्रोदा और अन्य कांग्रेसी नेताओं को भी नोटिस जारी किया है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने जारी किया है ये नोटिस। राहुल गांधी, सोनिया गांधी समेत अन्य लोगों के वकीलों की दलील सुनने के बाद राउज एवेन्यू कोर्ट चार्जशीट पर संज्ञान लेने को लेकर फैसला लिया है, जिसमें राहुल गांधी और सोनिया गांधी को नोटिस जारी किया गया है। ये नोटिस ईडी की चार्जशीट पर कोर्ट ने जारी किया है।
राहुल गांधी सोनिया गांधी के साथ ही कांग्रेस के विदेशी मामलों के ऑर्गेनाइजेशन के नेता सैम पित्रोदा के साथ ही कई अन्य नेताओं को भी ये नोटिस जारी किया है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने ईडी की चार्जशीट पर नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया गांधी, राहुल गांधी समेत सैम पित्रोदा के साथ ही कांग्रेस के कई अन्य नेताओं को नोटिस जारी किया है। क्या कहा गया है इस नोटिस में, विस्तार से आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले खबर बड़ी है। नेशनल हेराल्ड मामले में न सिर्फ सोनिया गांधी, राहुल गांधी को एक बड़ा झटका लगा है, बल्कि यूं कहें कि कांग्रेस के कई नेताओं के लिए एक बड़े झटके के तौर पर आया है। ईडी की चार्जशीट में जिन लोगों के नाम रहे, ईडी की चार्जशीट के आधार पर ही राउज एवेन्यू कोर्ट ने आज मामले को सुनते हुए दलीलों को सुनने के बाद राहुल गांधी और सोनिया गांधी समेत सैम पित्रोदा और कांग्रेस के अन्य नेताओं को नोटिस जारी किया है। विकास हमारे साथ इस खबर पर जुड़ गए हैं। विकास, क्या अपडेट है इस पूरी खबर पे? बिल्कुल ऋतु, देखिए पूरी प्रक्रिया जो होती है उसमें चार्जशीट ईडी की तरफ से जो फाइल की गई थी उस पर अब कोर्ट को संज्ञान लेना है। तो उसकी पहली प्रक्रिया यह है कि इसमें जो आरोपी होते हैं उनको नोटिस जारी किया जाता है और उस पर उनका जवाब मांगा जाता है कि उनको इस चार्जशीट पर क्या कहना है। उनकी ओर से जो भी जवाब दिया जाएगा उसके आधार पर कोर्ट अगला फैसला लेगा और अगर कोर्ट इस चार्जशीट का संज्ञान लेता है तो आरोपियों को व्यक्तिगत रूप से पेश होने के लिए भी आदेश दिया जाएगा। तो फिलहाल जो कोर्ट की प्रक्रिया में अगर हम अगली कड़ी कहें तो वो ये है कि इस चार्जशीट पर राहुल गांधी, सोनिया गांधी और अन्य आरोपी कांग्रेस के जो अन्य पदाधिकारी थे इसमें प्रमुख, जिनमें सैम पित्रोदा भी हैं, इन लोगों का इस चार्जशीट पर क्या कहना है उसके आधार पर कोर्ट आगे की कार्रवाई तय करेगा। आप पूरा मामला जानते हैं कि कैसे नेशनल हेराल्ड का जो मालिकाना हक था वो पहले एजेएल के पास था, उसको यंग इंडिया को सौंप दिया गया। यंग इंडिया को बताया गया कि वो एक चैरिटेबल ट्रस्ट के तौर पर काम करता है। हालांकि ईडी का ये कहना था कि इस तरह की कोई कार्रवाई नहीं देखी गई। दूसरा, जो लोन था नेशनल हेराल्ड के ऊपर, जो भी उसके ऊपर डेट था वो उसको अपनी प्रॉपर्टी से भी चुका सकता था। इसके बावजूद एक नई कंपनी बनाई गई और कांग्रेस की ओर से जो नेशनल हेराल्ड का पहले का कर्ज था उसको चुकाया गया, उसके बदले नई कंपनी को शेयर ट्रांसफर कर दिए गए नेशनल हेराल्ड की संपत्तियों के। और ये केवल दिल्ली में नहीं बल्कि देश के प्रमुख देश के जो प्रमुख शहर हैं उनमें कई जगहों पर नेशनल हेराल्ड के कई ऐसी संपत्तियां हैं जिनकी कुल कीमत कई हजार करोड़ रुपए की है। बावजूद इसके 90 करोड़ के आसपास का एक लोन था जो उस वक्त नेशनल हेराल्ड ने नहीं चुकाया था, जिसके चलते ये सारे ट्रांजैक्शन हुए, जिनको ईडी ये कहता है कि ये साजिश के तहत किया गया ताकि जो नेशनल हेराल्ड के जो पूरे ये देश के बड़े बड़े शहरों में, दिल्ली समेत जो भवन हैं, जो इस तरह की इमारतें हैं या और लैंड है, उनको नई कंपनी को ट्रांसफर कर दिया गया। और ये पूरा जो ट्रांजैक्शन था इसमें इरेगुलरिटीज है और ये क्रिमिनल इंटेंशन से किया गया। जी विकास, अब इस मामले की अगली सुनवाई कब है? क्योंकि अगली सुनवाई में यह माना जा रहा है सोनिया गांधी, राहुल गांधी समेत तमाम अन्य आरोपियों को जिन ईडी की चार्जशीट में जिनके नाम है उन्हें शामिल होना पड़ेगा। देखिए, इसमें चार्जशीट पर जब संज्ञान कोर्ट लेगा और अगर चार्जशीट का संज्ञान ले लेता है, कोर्ट उस जवाब से संतुष्ट नहीं होता, तब इन सभी आरोपियों को व्यक्तिगत रूप से पेश होने के लिए कहा जाएगा। अभी इस वक्त अगली तारीख के बारे में अभी ब्यौरा नहीं मिला है कि अब अगली सुनवाई कब होगी, लेकिन उनको मौका जरूर दिया गया है। तो अक्सर कोर्ट इस तरह के मामलों में कम से कम 4 हफ्ते का समय देता है आरोपियों को कि वो 4 हफ्ते में अपना जवाब तैयार करें, उसको कोर्ट में रखें और उसके आधार पर कोर्ट ये तय करेगा कि अगली तारीख पर, यानी अगर चार्जशीट का संज्ञान कोर्ट लेता है तो सोनिया गांधी और राहुल गांधी और इसके अलावा जो अन्य आरोपी हैं उनको व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश होना होगा और उसके बाद आगे की कार्रवाई शुरू होगी। जी, जैसा कि विकास हम जानते हैं, नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया गांधी, राहुल गांधी पर वित्तीय अनियमितताओं का आरोप है। वकीलों की दलीलों में किन बातों पर ज्यादा जोर रहा, क्या बातें सामने आई? देखिए, अभी उस स्टेज पर अभी हम ऋतु नहीं पहुंचे हैं जहां पर कोई बहुत बड़ी इसके मेरिट्स पर कोई चर्चा हो कोर्ट में या दलीलें दी जाएं अभी, क्योंकि चार्जशीट, यहाँ तक कि अभी चार्जशीट पब्लिक भी नहीं हुई है, क्योंकि एक नियम ये होता है कि जब तक कोर्ट उसका संज्ञान नहीं ले लेता ये डॉक्यूमेंट पब्लिक नहीं किया जाता। तो अभी उस स्तर पर कि दोनों पक्षों में बहस हो, वकील अपने क्लेम और काउंटर क्लेम करें, अभी हम वहां नहीं पहुंचे। हालांकि इसमें जो चर्चा है ये राजनीतिक एक मुद्दा भी रहा है। दोनों इसको लेकर के कांग्रेस और कांग्रेस के विरोधी दल बीजेपी लगातार हमलावर रही है कांग्रेस के ऊपर कि किस तरह नेशनल हेराल्ड की संपत्ति, क्योंकि ये जो अखबार जब शुरू किया गया था, आप याद करें कि प्री इंडिपेंडेंस
जब ये पेपर शुरू किया गया था तो इसका क्या उद्देश्य था, किसके साथ शुरू हुआ था। उसके बाद अब ये पूरी तरह से एक विवाद में फंस गया है और ये आरोप लगातार लगाया जा रहा है कि जो इस अखबार की जो संपत्तियां हैं, जो इमारतें हैं, उनका इस्तेमाल कांग्रेस और खास तौर से गांधी परिवार अपने निजी हितों के लिए करना चाहता है, इसीलिए ये पूरा ट्रांजैक्शन किया गया। जिस वक्त नेशनल हेराल्ड शुरू किया तो इसमें बहुत सारे लोग उन्होंने कंट्रीब्यूशन किया था और अब इसका जो अधिकार है वो मुख्यतः जो 76% शेयर हैं नई कंपनी में नेशनल हेराल्ड की संपत्तियों को लेकर के वो सोनिया गांधी और राहुल गांधी के पास हैं, ऐसा आरोप लगाया गया है। तो ईडी की चार्जशीट पर जब बहस शुरू होगी तो और ब्यौरा आएगा इसमें कि किस तरह से ये जो ट्रांजैक्शंस हुए हैं वो कहां पर किन किन कानूनों का उल्लंघन करते हैं। लेकिन जैसा मैं पहले कह रहा था कि जब तक कोर्ट इसका संज्ञान नहीं ले लेता तब तक ये चार्जशीट पब्लिक डॉक्यूमेंट नहीं है और इसीलिए अभी उस बहस वाली स्टेज पर हम नहीं पहुंचे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद विकास पूरी जानकारी के लिए। और लौटते हैं दूसरी खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा समर्पित भारत का पहला कंटेनर ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह विजिंजम राष्ट्र के विकास में अहम भूमिका निभाने को तैयार है। ये बंदरगाह समुद्री क्षेत्र में भारत की परिवर्तनकारी प्रगति का प्रतीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि केंद्र सरकार आर्थिक चैनल को मजबूत कर रही है। सागरमाला परियोजना के तहत पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड किया गया है। विजिंजम जैसे रणनीतिक बंदरगाहों की क्षमता दोगुनी हुई है। जलमार्गों का 8 गुना विस्तार हुआ है और आज 2 भारतीय बंदरगाह दुनिया के टॉप 30 में शामिल हैं। भारत अब वैश्विक जहाज निर्माण में भी शीर्ष 20 देशों में शामिल है। देश का पहला समर्पित कंटेनर ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह राष्ट्र के विकास में योगदान देने के लिए तैयार है। यह भारत के एकीकृत दृष्टिकोण के तहत समुद्री क्षेत्र में किए जा रहे परिवर्तनकारी प्रगति का प्रतिनिधित्व करने वाला है। इसके संचालित होने से देश के राजस्व को होने वाले नुकसान की बड़े पैमाने पर भरपाई भी संभव हो पाएगी। इस सी पोर्ट को 8,800 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया है। अभी इस ट्रांसशिपमेंट हब की जो क्षमता है वो भी आने वाले समय में बढ़कर के 3 गुनी हो जाएगी। यहां दुनिया के बड़े मालवाहक जहाज आसानी से आ सकेंगे। अभी तक भारत का 75% ट्रांसशिपमेंट भारत के बाहर के पोर्ट पर होता था। इससे देश को बहुत बड़ा रेवेन्यू लॉस होता आया है। ये परिस्थिति अब बदलने जा रही है। अब देश का पैसा देश के काम आएगा। जो पैसा बाहर जाता था वो केरला और विजिंजम के लोगों के लिए नई इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी लेकर आएगा। कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी ने भारत के हजारों वर्ष की समृद्धि का जिक्र किया और कहा, केंद्र सरकार देश के आर्थिक चैनल को मजबूत करने का काम कर रही है। केरला से अरब सागर के रास्ते दुनिया के अलग अलग देशों से ट्रेड होता था। यहां से जहाज व्यापार के लिए दुनिया के कई देशों में जाते थे। भारत के कोस्टल स्टेट, हमारी पोर्ट सिटीज विकसित भारत की ग्रोथ का अहम सेंटर बनेंगे। केंद्र सरकार ने राज्य सरकार के सहयोग से सागरमाला परियोजना के तहत पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड किया है। पीएम मोदी ने कहा, बंदरगाह अर्थव्यवस्था की पूरी क्षमता का एहसास तब होता है जब बुनियादी ढांचे के विकास और व्यापार करने में आसानी को प्राथमिकता दी जाती है और बढ़ावा दिया जाता है। पोर्ट इकोनॉमी की पूरे पोटेंशियल का इस्तेमाल तब होता है जब इंफ्रास्ट्रक्चर और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस दोनों को बढ़ावा मिले। पिछले 10 वर्षों में यही भारत सरकार की पोर्ट और वाटरवेज पॉलिसी का ब्लूप्रिंट रहा है।
हमने इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज और राज्य के होलिस्टिक विकास के लिए तेजी से काम आगे बढ़ाया है। रणनीतिक महत्व वाले विझिंजम बंदरगाह को एक प्रमुख प्राथमिकता वाली परियोजना के रूप में पहचान मिली है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में बंदरगाहों की क्षमता को 2 गुना कर दिया गया है और जल मार्गों का 8 गुना विस्तार किया गया है। उन्होंने बताया कि आज देश के 2 बंदरगाह दुनिया के शीर्ष 30 बंदरगाहों में शुमार करते हैं। इसके अतिरिक्त लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स पर भारत की स्थिति में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। भारत अब गर्व से वैश्विक जहाज निर्माण में शीर्ष 20 देशों में शामिल है। ब्यूरो इनपुट के साथ नीरज सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज कुशक नाला बस डिपो में 400 ई बसों को हरी झंडी दिखाकर उनकी शुरुआत की। 9 मीटर लंबी बसें सकरी गलियों और छोटे रूटों पर चलेंगी, जिससे कनेक्टिविटी बेहतर होगी। हर बस में 23 लोगों के बैठने और 15 लोगों के खड़े होने के लिए जगह है। ई बस लॉन्चिंग के मौके पर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि ये पहल दिल्ली सरकार की पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। 400 इलेक्ट्रिक बस की शुभारंभ हो पा रही है आपके आशीर्वाद से। मोदी जी को आपने भरोसा किया, मोदी जी की वादा को आपने सम्मान किया, डबल इंजन की सरकार बनाई। पिछले 68 दिनों में आदरणीय श्रीमती रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में दिल्ली सरकार ने अनेकों कल्याणकारी काम किया है। दिल्ली की स्वास्थ्य, दिल्ली की पढ़ाई, दिल्ली की परिवहन, दिल्ली की पर्यावरण और दिल्ली में एक नई प्रणाली आए, नई प्रोसेस आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। इस मौके पर दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि अगले साल के अंत तक राष्ट्रीय राजधानी को 2000 इलेक्ट्रिक बस समर्पित की जाएंगी। दिल्ली इलेक्ट्रिक व्हीकल इंटरकनेक्टर बसेस 400 बसेस आज हम दिल्ली की सड़कों पर लेकर के आ रहे हैं। उस समय की सरकार ने कोशिश की कि हम शुरू कर लें, परंतु ना तो वो इनकी टेक्नोलॉजीज को पूरा करवा पाए, ना इनकी सर्टिफिकेशन करवा पाए, ना ही इन्हें खरीद पाए। आज की सरकार ने, हमारी अपनी सरकार ने आज 400 बसें दिल्ली को समर्पित करने के लिए आज का ये कार्यक्रम रखा है और इसके बाद भी इस साल के अंत तक हम 2080 बसें और इलेक्ट्रिक खरीद के दिल्ली की जनता को समर्पित करने वाले हैं। और इस बुलेटिन में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। कम ब्याज पे लोन चाहिए, वो भी ऐप से। वाह! फंसा! अनजान ऐप से बचें। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। नई दिल्ली में आज राष्ट्रपति भवन में सम्मान के साथ वृद्धावस्था विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में राष्ट्रपति ने सीनियर सिटीजन वेलफेयर पोर्टल भी लॉन्च किया। इस मौके पर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉक्टर विजेंद्र गुप्ता भी उपस्थित रहे। डॉक्टर विजेंद्र कुमार भी उपस्थित रहे। राष्ट्रपति ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए तैयार घरों का वर्चुअल रूप से उद्घाटन भी किया। साथ ही वरिष्ठ नागरिकों को उनकी दैनिक जरूरत की डिवाइस प्रदान की गई। गुमनाम नायकों के साथ बातचीत के साथ साथ ब्रह्म कुमारी संस्थान के साथ एक MOU भी साइन किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि भारत सरकार बुजुर्गों को एक बेहतर जीवन प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने वरिष्ठ नागरिक गृह के लिए न्यूनतम मानक भी तैयार किए हैं। ये मानक बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इनका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि ऐसी सुविधाएं रहने वाले वरिष्ठ नागरिकों को सम्मानजनक, सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण वातावरण मिले।
मैं मंत्रालय की इस सोच और पहल के लिए पूरी टीम की सराहना करती हूँ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम की सराहना की। ये प्रसन्नता की बात है कि भारत सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए अनेक कदम उठाए। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को 5 लाख रुपया प्रति परिवार तक का स्वास्थ्य कवरेज दिया जा रहा है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा चलाए जा रही अटल वयो अभ्युदय योजना अभ्युदय भी वरिष्ठ नागरिकों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से की गई एक व्यापक पहल है। पहलगाम में आतंकी हमले को लेकर केंद्र सरकार ने सुरक्षा और कूटनीतिक उपायों को तेज कर दिया है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए के डीजी श्रीनगर में मौजूद हैं। कश्मीर में उनके दौरे का आज दूसरा दिन है। एनआईए डीजी उन वरिष्ठ अधिकारियों के साथ रिव्यू मीटिंग की जो हाल ही में पहलगाम में एक हुए आतंकी हमले की जांच से जुड़े हैं। इससे पहले कल उन्होंने खुद पहलगाम की बैसन घाटी पहुंचकर करीब 3 घंटे तक घटनास्थल का निरीक्षण किया और जांच की बारीकियों का जायजा लिया था। एनआईए प्रमुख ने मौके पर मौजूद अधिकारियों से घटना की विस्तृत जानकारी ली और साथ ही जांच को तेज करने के निर्देश भी दिए। एनआईए की टीम युद्ध स्तर पर जांच कर रही है, जिसमें स्थानीय लोगों और चश्मदीदों से पूछताछ, 3D मैपिंग और फॉरेंसिक जांच शामिल है। अटारी बॉर्डर पर आज फिर से पाकिस्तानी नागरिकों के इमिग्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। 1 मई को पाकिस्तान ने गेट नहीं खोला था, जिसके कारण पाक नागरिकों को डिपोर्ट नहीं किया जा सका था। पाकिस्तान ने शुक्रवार को अटारी वाघा बॉर्डर के गेट फिर से खोल दिए हैं, जिससे भारत में फंसे अपने नागरिकों की वापसी की अनुमति मिल गई, क्योंकि 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत सरकार ने उनके शॉर्ट टर्म वीज़ा रद्द कर दिए थे। गेट खोलने का कदम इस्लामाबाद की ओर से करीब 24 घंटे की चुप्पी के बाद उठाया गया, जिस दौरान कई पाकिस्तानी नागरिक भारतीय धरती पर अधर में लटके रहे, जबकि नई दिल्ली उनकी वापसी की सुविधा देने के लिए तैयार थी। इस बीच पाकिस्तानी नागरिक अपने वतन वापस जाने लगे हैं। पाकिस्तानी पासपोर्ट लिए हुए लोग इमिग्रेशन काउंटर की ओर बढ़ रहे हैं। जम्मू कश्मीर से पाकिस्तान डिपोर्ट किए जा रहे 6 सदस्यों के एक परिवार की अपील पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से परिवार के दस्तावेजों की जांच के लिए कहा है। जांच पूरी होने तक उनको पाकिस्तान वापस नहीं भेजा जाएगा। इन लोगों का दावा है कि उनके पास भारतीय नागरिकता वाले सभी दस्तावेज हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जांच पूरी होने तक याचिकाकर्ताओं को भारत में रुकने की अनुमति दी है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि मामले में तथ्यों के आधार पर आदेश दिया गया है, जिसे मिसाल के तौर पर न लिया जाए, यानी इसका उदाहरण देकर बाकी लोगों को रियायत न दी जाए। यूपी के शाहजहांपुर में भारतीय वायुसेना गंगा एक्सप्रेसवे पर अपना दमखम दिखा रही है। 3.5 किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी पर मिराज, राफेल और जगुआर फाइटर प्लेन उतर रहे हैं। एयर शो में दिन और रात के फेज होंगे। इसमें लो फ्लाइंग पास्ट, लैंडिंग और टेक ऑफ की प्रैक्टिस की जा रही है। आज फाइटर प्लेन एक्सप्रेसवे पर लैंडिंग और टेक ऑफ कर रहे हैं। शाम 7 से 10 बजे तक लैंडिंग शो होगा। शनिवार को भी दिन में फाइटर प्लेन एयर शो करेंगे, हवा में कलाबाजियां दिखाएंगे। गंगा एक्सप्रेसवे यूपी का चौथा ऐसा एक्सप्रेसवे है जिसमें हवाई पट्टी है। हालांकि ये रात में लैंडिंग की क्षमता वाला देश का पहला एक्सप्रेसवे है। अधिकारियों ने कहा 250-250 सीसीटीवी कैमरे लगाकर हाई लेवल सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं। राफेल, Su-30 MKI, मिराज 2000, MiG-29, जगुआर C-130J, सुपर हरक्यूलिस, AN-32 और Mi-17 V5 हेलीकॉप्टर एयर शो में शामिल हैं। आज का दिन महादेव के भक्तों के लिए विशेष खुशियों का दिन है। लंबे इंतजार के बाद आज बाबा केदारनाथ के कपाट खोल दिए गए हैं। आज से 6 महीने तक भक्त बाबा केदार के दर्शन आसानी के साथ कर सकेंगे। भोले बाबा के भक्तों का इंतजार आखिरकार खत्म हुआ। विधिवत वैदिक मंत्रोच्चार
और जय बाबा केदार के जयकारों के साथ आज सुबह 7 बजे बाबा केदारनाथ के कपाट खोल दिए गए। भोलेनाथ के अनगिनत भक्त इस पावन पल के साक्षी बने। भक्ति, श्रद्धा और उल्लास का अनुपम संगम देखते ही बनता था। हेलीकॉप्टर से हो रही फूलों की बारिश ने वातावरण में भक्ति की खुशबू बिखेर दी। केदारनाथ के रावल भीमा शंकर लिंग, मुख्य पुजारी बागेश्वर लिंग और विद्वान आचार्यों द्वारा मंत्रोच्चारों के बीच श्री केदारनाथ धाम के कपाट खुले। इस अवसर पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौजूद थे। पहली पूजा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम से हुई और सभी के लिए सुरक्षा और शांति की कामना की गई। हमने यात्रा के लिए जो कठिन परिस्थितियों में जो भी प्रबंध हो सकता है, आपकी यात्रा सुरक्षित हो। और सबसे पहले हमारी सबसे पहली सर्वोच्च प्राथमिकता है कि आने वाले हर एक तीर्थयात्री की सुरक्षा हमारे लिए सर्वोच्च प्राथमिकता है। और उसको हमने ध्यान में रखकर, चाहे यातायात के संबंध में हो, चाहे हमारे अन्य प्रबंध हो, चाहे सुरक्षा की दृष्टि से हो, चाहे रजिस्ट्रेशन की दृष्टि से हो, सभी को सरल करने का भरसक प्रयास किया है। वो परंपरा के अनुसार भगवान के समाधि के ऊपर के जगह करके हमने पहले पूजा अर्चना परंपरा के करके उनको सभी लोगों को यात्रा के लिए आरंभ कर दिए। अब ये दर्शन होता जाएगा। इस बार श्री केदारनाथ मंदिर को 108 क्विंटल फूलों से भव्य रूप में सजाया गया है। रंग बिरंगे फूलों की सुगंध और भव्यता मंदिर को और भी दिव्य आभा प्रदान कर रही है। वहीं मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की सुविधाओं के लिए तमाम व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं। सुरक्षा, स्वच्छता, यातायात और स्वास्थ्य सेवाओं का खास ख्याल रखा गया है। साथ ही पुलिस बल, आपदा राहत टीमें और मेडिकल स्टाफ की तैनाती की गई है। संगीता रावत की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अब खबरें वेव्स 2025 से जुड़ी हुई। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मुंबई में हो रहे वेव्स समिट 2025 में शिरकत की। उन्होंने वैश्विक मीडिया संवाद के दौरान परंपराओं, विरासत, विचारों, प्रथाओं और रचनात्मकता पर फोकस किया। In its application and evolution, we must be guided by the belief that modernity is not a rejection of the past, but a constant quest built on human achievements. For that reason, technology and tradition must go hand in hand. In many ways, technology can strengthen awareness of our vast heritage and deepen consciousness about it, especially for younger generations. विदेश मंत्री एस जयशंकर ने प्रौद्योगिकी और परंपरा पर जोर देते हुए कहा कि इन दोनों को साथ साथ चलना चाहिए। We all speak of a world under transformation. It is vital to recognize that the process of change actually has a strong cultural dimension. The truth is that the world is essentially, intrinsically and essentially diverse, and that pluralism has been suppressed in the past by both colonialism and big power dominance. As we seek now to democratize the international system, it is not enough to just assert political and economic independence. It is equally essential that we give voice to our traditions, to our heritage, to ideas, to practices and to our creativity. इसके अलावा वेव्स समिट में एस जयशंकर ने वैश्विक कार्यस्थल और वैश्विक कार्यबल के लिए मानसिकता, रूपरेखा, नीतियों और प्रथाओं में बदलाव की आवश्यकता पर बल दिया। As the world comes closer, we can contemplate both a global workplace and a global workforce. Both digital connectivity
and physical logistics make this a growing reality. But we need accompanying shifts in mindsets, frameworks, policies, and practices. विदेश मंत्री ने वेव्स समिट में एआई का जिक्र करते हुए कहा कि एआई का युग कल्पना से परे संभावनाओं से भरे है। उभरती हुई तकनीकों का जिम्मेदारी से उपयोग एक बढ़ती हुई चिंता होगी। We all sense, we all know that the era of AI holds possibilities beyond imagination. Never before have we visualized such deep changes across such vast domains. Never before can we combine innovations from such diverse fields so effectively. और वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। 10 लाख की लॉटरी मुझे। वाओ! फर्जी ऑफर से सावधान। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मुंबई में हो रहे वेव्स समिट 2025 में शिरकत करते हुए कहा कि रचनात्मकता के लिए संस्कृति से प्रेरणा मिलती है। कल्चर सीमाओं से परे लोगों को जोड़ता है। उन्होंने कहा कि सभी जगह की संस्कृति को संरक्षित और प्रोत्साहित करने वाली नीतियों की हम सराहना करते हैं। Connects people across borders. We must support policies that preserve and promote all cultural forms. Focus is shifting towards local stories, the local culture, and we aim to build people-to-people and country-to-country exchanges. वेव्स में वैश्विक प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार के तौर पर हमारी जिम्मेदारी है कि हम सभी कंटेंट क्रिएटर्स को अपनी कहानी दुनिया के सामने शोकेस करने का मौका दें। उन्होंने लोकल कंटेंट को प्रमोट करने पर जोर दिया और क्रिएटिविटी के फील्ड में आईपी राइट्स से जुड़े फ्रेमवर्क पर काम करने की बात कही। Creativity transforms imagination into shared experience. As a government, we must provide a fair chance for everyone to showcase their story to the world. We must incentivize local content promotion and enforce IP rights in a proper framework, among other things that we need to do in creativity. अश्विनी वैष्णव ने विश्वास जताया कि सरकार, इंडस्ट्री और क्रिएटर्स के बीच साझेदारी जरूरी है और साथ ही सरकारों का आपस में कोलैबोरेशन भी काफी महत्वपूर्ण है। इसमें लाइसेंस की प्रक्रिया आसान करने के साथ ही इजी टैलेंट मूवमेंट, जॉइंट फंड्स और अपकमिंग टेक्नोलॉजी को देखते हुए सामंजस्य से बनाए गए नियम शामिल हैं। Nothing happens in an island. We all have to collaborate for common success. We believe that tie-ups, collaborations between government, industry and creators and government to government, these collaborations have a huge value. Practical steps in this include co-production treaties, easing licenses, easing talent movement, having joint funds, having jointly created standards and clear rules for the upcoming technology. वेव्स 2025 समिट में कई फिल्म जगत से जुड़े कई अभिनेताओं ने हिस्सा लिया है। प्रसिद्ध अभिनेत्री करीना कपूर ने सिनेमा द सॉफ्ट पावर सत्र में भाग लेते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में हम वैश्विक शक्ति के रूप में उभर रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने वेव्स की तारीफ करते हुए कहा कि ये मंच भारतीय कहानियों को विश्व तक पहुंचाने का मंच है। इसका फायदा भारतीय सिनेमा को हो रहा है। Pleasure to be here at the Waves Summit. It's, I think, one of the largest platforms where the greatest of minds are coming onto the stage and talking about how we can better our stories, how we can take our stories global. I think one industry that has the largest amount of stories. We have some great stories that have been told, which are still being told. And I think it's just getting larger and larger.
And I think with the support of the government and the I&B ministry and our Prime Minister Shri Narendra Modi ji, I think India today stands as one of the biggest superpowers. इसके अलावा करीना कपूर ने बताया कि कैसे भारतीय सिनेमा और उसके गाने विश्व स्तर पर अपनी छाप छोड़ रहे हैं। उन्होंने चर्चा के दौरान प्रसिद्ध गाने अपने दादा राज कपूर की मशहूर गीत मेरा जूता है जापानी का भी जिक्र किया। The global impact that films have is absolutely insane, because I have seen not just, of course, in the recent films, but this has happened to me in 2023 when I was in a taxi. I was in London, and he was a local, and he started singing my grandfather's song to me because he had watched all of Raj Kapoor's films, and he actually sung in Hindi language. He sung Mera Joota Hai Japani. Wow. So I think for me that was a really great moment of pride, because he also. और आइए आपको सुनवाते हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता प्रेम शुक्ला क्या कह रहे हैं। वहां पर चूड़धार का मंदिर है। चूड़धार के मंदिर में शिरगुल महाराज जो हैं वहां के इष्ट देवता हैं। शिरगुल महाराज का दर्शन करने के लिए बड़े पैमाने पर शिमला, सलोन और आसपास के क्षेत्र के लोग, सिरमौर और उत्तराखंड के भी कई क्षेत्रों के लोग वहां दर्शन करने के लिए जाते हैं और किसान शिरगुल महाराज पर अपनी फसल का पहला हिस्सा अर्पित करने की परंपरा है। उन शिरगुल महाराज के दर्शन करने वाले दर्शनार्थियों और भक्तों पर सुक्खू की सरकार ने टैक्स लगा दिया है। औरंगजेब तो सिर्फ भक्तों से टैक्स लेता था। जजिया कर मुगल सिर्फ हिंदू भक्तों से लेते थे, लेकिन कांग्रेस के शासनकाल में जिन घोड़ों और खच्चरों पर सवार होकर भक्त जाएंगे, उन घोड़ों और खच्चरों पर भी टैक्स लादने का कुकर्म कांग्रेस की सुक्खू सरकार ने करने का निर्णय लिया है। सुक्खू की सरकार, आप सब जानते हैं, इसके पहले भी हिंदू मंदिरों पर 35 बड़े जो ट्रस्ट जो सरकार के पहले से नियंत्रण में हैं, उनसे बड़े पैमाने पर धन वसूलने का निर्णय सुक्खू की सरकार पहले ही ले चुकी है। यहाँ तक कि हिमाचल प्रदेश में नवजात बच्चों का जो जन्म प्रमाण पत्र है, उस पर भी 5 गुना फीस बढ़ा दी गई है। एक वहां चिंतपूर्णी देवी का मंदिर है। उस चिंतपूर्णी देवी के मंदिर में हवन करने की फीस को 3 गुना बढ़ा दिया गया है। हवन करने पर भी टैक्स, पूजा करने पर भी टैक्स, मंदिर की तरफ जाने पर भी टैक्स, मंदिर आप जिस घोड़े और खच्चर पर सवार होकर जाएंगे उस पर भी टैक्स। मुगल भी शर्मा जाएं, ऐसी नीतियां हिमाचल प्रदेश की सुक्खू की सरकार ने हिमाचल प्रदेश में लगाने का काम किया है। आप सबको ध्यान होगा कि जिस हिमाचल प्रदेश में चुनावों के पहले कांग्रेस की सरकार ने वादा किया था कि 300 यूनिट बिजली मुफ्त में देंगे, 1 यूनिट बिजली मुफ्त में नहीं दी गई। उल्टा जो बिजली पर प्रति यूनिट 1 रुपए सब्सिडी थी, वो सब्सिडी भी वापस ले ली गई। अस्पतालों में पहले पर्चा मुफ्त में बनता था, अब अस्पतालों में पर्चा बनाने पर भी 10 रुपए का शुल्क वसूला जा रहा है। ऐसा बीच के दिनों में आपको ध्यान ही होगा कि सुक्खू की सरकार ने शौचालय टैक्स लगाने का निर्णय भी लिया था। बस इतना ही बचा है कि हिंदुओं की सांसें लेने पर भी किसी दिन सुक्खू की सरकार टैक्स ला सकती है कि अगर हिंदुओं को हिमाचल प्रदेश में रहना है तो उनको सांस लेने का टैक्स भी देना पड़ेगा। और यह निश्चित समझें कि जो हिंदू द्रोही कांग्रेस की केंद्रीय नेतृत्व है, उसके इशारे पर ही हिंदुओं के खिलाफ लगातार हिमाचल प्रदेश में निर्णय हो रहे हैं।
भारतीय जनता पार्टी इस हिंदू द्रोही कांग्रेस के उत्पीड़न की निंदा करती है और इस तरह के दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय जो है वो सरकार ने वापस लेने चाहिए, ये हमारी मांग है। सर, हिमाचल सरकार की माली हालत ठीक नहीं है, उनका ये कहना था कि टैक्स से कुछ इनकम हो रहा है, क्या तो टैक्स में आप भक्तों से ही टैक्स ले लें, इनकम ले लें। आप तो बाकी जगहों पर आप तो कह रहे थे कि हम जो है वन रैंक वन हम जो सबको जो है ओल्ड पेंशन स्कीम प्रारंभ करेंगे, हम डीजल पेट्रोल सस्ता कर देंगे, हम बिजली 300 यूनिट मुफ्त दे देंगे, और अब आप जो है जब सरकार में बैठ गए तो आपको जो है टैक्स की चिंता सता रही है। ठीक है? आप देख रहे थे भाजपा प्रवक्ता प्रेम शुक्ला का कांग्रेस की सुखू सरकार, हिमाचल प्रदेश की सरकार पर बड़ा हमला है। उनका कहना है कि मंदिरों के ट्रस्ट से टैक्स वसूले जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मंदिरों तक जाने के लिए जिन खच्चर घोड़ों का इस्तेमाल किया जा रहा है उस पर भी टैक्स वसूला जा रहा है। यानी कि उन्होंने तुलना की है अपने आरोप में कि मुगलों का जो जजिया कानून था उसकी तुलना उन्होंने इस समय हिमाचल में सुखू सरकार के जो टैक्स की प्रक्रिया जो चल रही है, टैक्स लागू किया जा रहा है तमाम मंदिरों पर, उसकी तुलना की है। आइए बढ़ते हैं खबरों में आगे। वेव्स की हम बात कर रहे थे। वेव्स 2025 समिट में सिनेमा द सॉफ्ट पार्क सत्र में तेलुगु फिल्म अभिनेता विजय देवरकोंडा ने भी हिस्सा लिया। उन्होंने भारतीय सिनेमा के प्रचार प्रसार पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि भारतीय सिनेमा भी एक कारण है जिससे भारतीय अमेरिका और यूरोप जैसे देश में जाने जाते हैं। I think cinema, when we talk about cinema as a soft power, that is one thing it does. It makes us aware of other people, how they live, their cultures. Now, how do we set up something that increases distribution of Indian cinema to Europe and to the West and around the world so they know more and more about us? Because growing up, I feel I knew more about the USA. I could tell you 10 cities from America. I can't tell you one city other than Dhaka from Bangladesh. Why do I know so much about the US even though none of my family has ever been there? Was because of cinema. I think if we increase the penetration of cinema, it's the easiest, it's the biggest advertisement for a country, its culture and its people. It's the biggest marketing tool. So you attract them to your culture and your customs and your country. वेव समिट 2025 के दूसरे दिन आज स्टूडियोज ऑफ द फ्यूचर पुटिंग इंडिया ऑन द वर्ल्ड स्टूडियो मैप शीर्षक से आयोजित सत्र में प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता आमिर खान सहित फिल्म जगत से जुड़े कई गणमान्य लोगों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर आमिर खान ने कहा कि भारतीय सिनेमा की बढ़ोतरी के लिए मौजूदा मोदी सरकार ऐतिहासिक काम कर रही है। I've been around for almost now 35 years. And in these 35 years, I have not seen any government, and there have been a number of governments, who has ever thought about us. So this is the first time that any government has applied their mind and their emotions and said, "Ki yaar, let's do something in media and entertainment. Let's make that powerful. Let's let India be a leader in that." Now, whether we finally become a leader or not is that we will see. But the fact that the present government has thought about it and has actually made the effort to announce it and organize it is, I think it's a huge initiative. And it's a huge opportunity. It's a huge opportunity for all of us as Indian filmmakers across the language. और इस मौके पर आमिर खान ने कहा कि सिनेमा, थिएटर और OTT प्लेटफॉर्म के बीच हमें एक समन्वय बनाने की जरूरत है। Earlier, films would come in theaters, and then it would, I remember many years back, it would be a year later, it would be on satellite. Then it became 8 months later on satellite. Then it became 6 months later on satellite. So what happens is, I have a choice as an audience that, okay, I can watch the film in the theater as it releases, or I can wait 6 months and watch it on satellite. If I have to be very honest to my audience when I'm marketing my film, I have to tell my audience that, guys, my film is releasing. But all those people who are on this particular subscription, on this particular OTT, they've already bought my film.
They don't need to come to the theaters. So according to me, that window is too small. That between theatrical and OTT, you're killing your own business. मुंबई में जारी वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट का आज दूसरा दिन है। इस बीच टेकिंग इंडियन कल्चर टू द वर्ल्ड सेशन के दौरान रिलायंस फाउंडेशन के संस्थापक और अध्यक्ष नीता अंबानी ने अपने विचार साझा किए। नीता अंबानी ने प्रधानमंत्री मोदी का आभार जताते हुए कहा कि पीएम मोदी की दूरदृष्टि और दृढ़ नेतृत्व ने वैश्विक मंच पर भारत की आवाज को मजबूत किया है। Somewhere along the way, our voice softened, but now it is rising again, and for that we owe deep gratitude to our Prime Minister Modi ji, whose unwavering vision and leadership have reignited India's voice on the world stage with pride and purpose. From yoga to Chandrayaan, from digital inclusion to cultural diplomacy, from G20 to waves. Today, India's spirit is inspiring the world like never before. नीता अंबानी ने कहा कि हैरी पॉटर की तरह हमारे महाकाव्य रामायण महाभारत भी सिल्वर स्क्रीन पर चमके और हमारी कहानियां आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करें। For over 5,000 years, from our Kathavachaks to the traveling bards, from our legendary folklore to temple murals, and from our epics to present-day cinema, storytelling has always been the heartbeat of our legacy. In the modern age, India's magnificent heritage and the soft power of our theatre, dance, music, cinema, writers, artists and artisans have won the hearts and minds of people in all continents and corners of the globe. तो ये थी खबरें वेव्स से जुड़ी हुई। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। श्रीनगर के आध्यात्मिक आस्था केंद्र शंकराचार्य मंदिर में भगवान आदिगुरु शंकराचार्य की जयंती के मौके पर देश और दुनिया के अनेक श्रद्धालु, संत महात्मा और पर्यटक पहुंचे। आदिगुरु शंकराचार्य जयंती के उपलक्ष्य में यहां विशेष कार्यक्रम का आयोजन तो किया ही गया, साथ ही पहलगाम आतंकवादी हमले में मारे गए लोगों की आत्मा की शांति की प्रार्थना भी की गई। पहलगाम आतंकवादी हिंसा को जघन्यतम अपराध बताते हुए सभी लोगों ने आतंकवाद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। क्या कहना है आम जनमानस, पर्यटक और संत समाज का, देखिए हमारे संवाददाता अश्विनी मिश्र की खास रिपोर्ट। शैव दर्शन की भूमि रही है कश्मीर, और कश्मीर के श्रीनगर स्थित शंकराचार्य पहाड़ी पर स्थित भगवान शंकराचार्य द्वारा स्थापित ये मंदिर है जहां पर हम मौजूद हैं। आज भगवान शंकराचार्य की जयंती है। देश के अलग अलग हिस्सों से लोग यहाँ पर पहुंचे हैं पूजा अर्चना के लिए। महाराज जी, हम ये देख रहे हैं कि आप कहाँ से आए हैं, अपना नाम बताएं, और शंकराचार्य जी के इस मंदिर पर क्या आज कार्यक्रम आयोजित हुए? मेरा नाम विजय कुमार है। मैं आंध्र प्रदेश में विजयवाड़ा से आया हूँ। पिछले 20 साल से हर साल शंकर जयंती पे यहाँ आके हम पूजा पाठ करते हैं। आज सवेरे 3 बजे उठ इसे यहाँ पे महान्यास की पारायण हुआ है, उसके बाद रुद्राभिषेक हुआ है, और पूरे देश के लिए, देश की संस्कृति के लिए और देश में सब लोगों की भलाई के लिए, फौज की भलाई के लिए, जो लोग शहीद हुए हैं उनके लिए हवन भी किया गया है। देश इस समय आक्रोशित है पहलगाम में हुई जो कायराना बर्बर हिंसा हुई है। धर्म ही हमारा कहता है कि धर्म की स्थापना के लिए, अमानवीय गतिविधियों का जवाब देने के लिए, हम प्रत्युत्तर देने के लिए सक्षम है। ये जो आम जनता के साथ हुई है वो कोई असुर भी नहीं करेगा, क्योंकि दिस इज मोस्ट अट्रोशियस थिंग इन द कंट्री विच नो कॉमन पर्सन इज एक्सेप्टिंग इट। जो भी हुआ है ये तो बहुत गलत हुआ है।
मगर जो सरकार कर रही है अभी इसका यहाँ का जो भी अभी प्रोटोकॉल है उस बहुत अच्छा है। हम भी आए हैं, पहले हमें भी थोड़ा पैनिक था, मगर जब हम आए हैं जहाँ तो आज लोकल भी बहुत यहाँ अच्छे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। वो कोई लगता नहीं है कि मतलब उनको भी इस बात का दुख है। सर जी हम लोग तमिलनाडु ईरोड से आए हो, आज सुबह ही यहाँ पहुँचा है। यहाँ तो हम लोग प्लान किया था पहले यहाँ कश्मीर सुंदर गांव का तो देखने के लिए, बीच में ऐसा बगलगाम का ये गड़बड़ हो गया। हम लोग डर के सोच के आया है, लेकिन फिर भी क्या है यहाँ सिविलियन का तो बहुत बंदोबस्त बहुत किया है, लेकिन ये गांव भी बहुत सुंदर है। लेकिन ऐसा काम नहीं होना चाहिए, आतंकवादी का तो ये किया है वो कोई मान नहीं सकता है। According to me, I see that the government has took strict actions against this incident. हमारी संस्कृति भी कहती है कि अन्याय सहकर बैठे रहना यह महादुष्कर्म है। न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। हिंसक आतंकवादी गतिविधियों का मुंहतोड़ जवाब दिया जाए, यह हर व्यक्ति देश का चाहता है। और आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक प्रहार हो, चाहे वो आंतरिक रूप से हो, चाहे वो सीमा पार हो या फिर सीमा के परे हो। कैमरा पर्सन पीयूष वर्मन के साथ अश्विनी कुमार मिश्र, शंकराचार्य मंदिर, श्रीनगर। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने 14वें IEIA ओपन समिट 2025 और प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। 2 दिनों तक चलने वाले इस सम्मेलन में एक्सपो उद्योग की कई जानी मानी कंपनियां भाग ले रही हैं। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि विकसित भारत बनाने में प्रदर्शित उद्योग अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में IEIA ओपन समिट 2025 और प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। 2 दिन तक चलने वाले इस सम्मेलन में देश विदेश की कई जानी मानी प्रदर्शनी कंपनियां भाग ले रही हैं। इसका मकसद विकसित भारत के निर्माण में एक्सपो इकोनॉमी के योगदान को बढ़ाना है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भारत के पास आज यशोभूमि, भारत मंडपम, इंडिया एक्सपो मार्ट सहित कई ऐसे भवन हैं जिन्होंने भारत के प्रदर्शनी उद्योग को विश्व में नई पहचान दी है। आज भारत का प्रदर्शनी उद्योग तकरीबन 18% की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। इंडिया आज जिस तरह से प्रगति कर रहा है, द वे इंडियन इकोनॉमी इज ग्रोइंग, भारत की इस प्रगति के साथ में भारत दुनिया के लिए सबसे बड़ा वैश्विक बाजार भी बना। दैट इज आल्सो ओपनड एंड वाइडेंड अप द विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटीज फॉर द सेक्टर व्हिच वी आर टॉकिंग अबाउट। उन्होंने कहा कि भारत सरकार के प्रयासों से एक्सप्रेसवे के निर्माण, वायु सेवाओं के विस्तार के जरिए देश की अर्थव्यवस्था का विस्तार हो रहा है। G20 और वेव्स 2025 जैसे कई अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों के सफल आयोजनों ने भारत को एक्सपो टूरिज्म और एक्सपो डेस्टिनेशन के रूप में पहचान दिलाई है। आज जिस तरह से कटिंग एज टेक्नोलॉजी से लेकर के बायोटेक्नोलॉजी से लेकर के सेमीकंडक्टर से लेकर के रिन्यूएबल एनर्जी से लेकर के क्राफ्ट एंड हैंडीक्राफ्ट तक, कल्चर क्रिएटिव इकोनॉमी से लेकर के और AI टेक्नोलॉजी ड्रिवन सारे विषयों पर लेकर के भारत जिस तरह से प्रगति कर रहा है और पूरी दुनिया में भारत एक इंपॉर्टेंट प्लेयर के रूप में जिस तरह से उदित हो रहा है, उसने इस इंडस्ट्री के लिए अनेक जो है संभावनाओं के द्वार खोले भी हैं और जो पहले थे उनको बड़े गेटवेज के रूप में परिवर्तित कर दिया। भारत का एक्सपो उद्योग वैश्विक रूप से सबसे तेजी से विकास कर रहा है। एक अनुमान के मुताबिक तकरीबन 50,000 करोड़ रुपए का सालाना रेवेन्यू एक्सपो इंडस्ट्री दे रही है। साथ ही रोजगार के कई अवसर भी प्रदान कर रही है। चंद्रशेखर, DD न्यूज। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू वियतनाम दौरे पर हैं। किरेन रिजिजू ने भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों के साथ वियतनाम गए। आइए सीधे आपको लिए चलते हैं आंध्र प्रदेश के अमरावती। इतिहास एक ऐसा महान नेता का जो न सिर्फ भारत के हर घर में रहते हैं और हमारे